कैसे हो आप सभी। मैं ममता बिश्नोई, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सेल बायोलॉजी, इसमें सेल डिवीजन पढ़ रहे थे हम, यानी कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि जो विभाजन की तैयारियां होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसको कहा जाता है अंतरावस्था, और जिस स्टेज में विभाजन होता है उसको बोलते हैं सूत्री विभाजन यानी विभाजन अवस्था। तो जो टोटल 24 घंटे में एक कोशिका का विभाजन होता है उसमें 23 घंटे है वो कोशिका विभाजन की तैयारियों में लग जाते हैं, जबकि जो 1 घंटा होता है उसमें पूरा विभाजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो विभाजन की है वो 2 अवस्थाएं होती है, एक है अंतरावस्था और दूसरी थी सूत्री विभाजन। हमने एक जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ये विभाजन है इसके अंदर जो 95% भाग है वो अंतरावस्था में लग जाता है, यानी तैयारियों में लग जाता है लगभग 23 घंटे, और 1 घंटे के अंदर विभाजन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो विभाजन की तैयारियां करने के लिए 3 अवस्थाएं थी, कौन कौन सी थी? G1, S और G2, जिसमें हमने देखा था कि G1 के बाद जिन कोशिकाओं को विभाजन करना होता है वो S में चली जाएगी, और जिस कोशिका को विभाजन नहीं करना होता है वो G0 में चली जाएगी। ठीक है, शांत अवस्था कहा जाता है इसको, कि वो कोशिकाएं जैसे हमारे हृदय की कोशिका होती है, मस्तिष्क की कोशिका होती है, उन कोशिकाओं को यदि विभाजन नहीं करना होता और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर तारक का या सेंट्रियोल नामक संरचना नहीं पाई जाती है, तो जिसके कारण वो कोशिकाएं G1 से निकलकर कहाँ चली जाएगी? G0 में। और यह मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया भी था कि जो नीट के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि G0 अवस्था में जो कोशिकाएं जाती है वो किस अवस्था से निकल कर जाती है? G1 अवस्था से। जो कोशिकाएं इस अवस्था में जाएगी उनमें आगे क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाएगी, डीएनए की फोटोकॉपी बनाई जाएगी। फिर G2 के अंदर प्रोटीन्स का निर्माण किया जाएगा, जैसे हिस्टोन प्रोटीन होती है वो गुणसूत्र बनाने के लिए चाहिए। अब इन तीनों अवस्थाओं के अंदर हमने क्या कर लिया? विभाजन करने के लिए तैयारियां कर ली, यानी हमारा मकसद क्या है कि एक जो कोशिका है उस कोशिका से हमें 2 बनानी है कोशिका, यह विभाजन का प्रोसेस है। अब हम इस कोशिका से 2 कोशिका तो बनाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए? ऐसे मटेरियल होने चाहिए, जैसे इसके पास 100 रुपए है तो इसको इन दोनों व्यक्तियों को 100 देने हैं, तो पहले इसको ये करना पड़ेगा कि अपने से 100 से इसको 200 करने पड़ेंगे, तभी तो इन दोनों को 100 दे पाएगा। वही सेम प्रोसेस ऐसा समसूत्री विभाजन में होता है। आपको पता होगा कि समसूत्री विभाजन में इस जो पहले वाली कोशिका इसको बोलते हैं मात्र कोशिका, और इनको कहा जाता है संतति कोशिका। यानी मात्र कोशिका में और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी इसके पास अगर 46 गुणसूत्र है तो इन दोनों में भी 46 होने चाहिए। तो अगर कोशिका ने तैयारियां नहीं की, अगर सीधे ही विभाजन कर दिया तो इसके पास तो 46 गुणसूत्र है, फिर ये इसको 46 नहीं दे सकती। तो यही कारण है कि जो विभाजन होता है उससे पहले अंतरावस्था आती है, विभाजन के लिए तैयारियां की जाती है। अगर तैयारियां नहीं की जाएगी तो यहाँ पर ये फिर इनको 23 क्रोमोजोम ही दे पाएंगे, 23 क्रोमोजोम्स ही दे पाएंगे, लेकिन इसको बराबर देना है, जितना अपने पास है उतना ही देना है। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इसकी डबल करनी पड़ेगी। और गुणसूत्रों की संख्या ये डबल कैसे करेगा कि गुणसूत्र बनाने के लिए इसको क्या क्या चाहिए? आपको पता होता है गुणसूत्र में 3 पदार्थ होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा? गुणसूत्र बनेगा, और वो गुणसूत्र से फिर आगे संख्या, गुणसूत्र बन गए तो संख्या क्या डबल होगी। मान लो इसके पास 46 गुणसूत्र थे, लेकिन यहाँ पर ये कोशिका को पता है कि मेरे को 46 गुणसूत्र और बनाने हैं, तो ये क्या करेगा? इन तीनों अवस्थाओं के अंदर इतने पदार्थ और बना लेगा जिससे कितने गुणसूत्र बन जाए? 46 गुणसूत्र बन जाए। तो इसके लिए ये 3 पदार्थों का निर्माण करता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। आपको पता है कि जो अपने कोशिका में केंद्रक में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, और उनके अंदर टोटल डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर। यानी इनके अंदर जितना डीएनए होता है उसको अगर पूरा जोड़ के देखा जाए तो 2 मीटर लंबा डीएनए हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतरावस्था में जो डीएनए की फोटोकॉपी की जाती है ना, जो पहले 2 मीटर डीएनए था
उसकी फोटोकॉपी करके 2 मीटर और डीएनए बना लिया जाता है, तभी तो हम 46 गुणसूत्र बना पाएंगे। तो इस अंतरावस्था के अंदर इन सब पदार्थों को बना दिया जाता है। फिर जैसे ही विभाजन शुरू होगा, पहली अवस्था आएगी प्रोफेज। इस प्रोफेज के अंदर क्या किया जाएगा कि जो हमने अंतरावस्था के अंदर कच्चे पदार्थ बनाए थे, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, इनको जोड़कर गुणसूत्र बना लिए जाएंगे और गुणसूत्र हो जाएंगे टोटल 46 जोड़ी, यानी 46 के डबल हो जाएंगे 92। यानी यहां पर पहले 46 गुणसूत्र थे, जैसे ही प्रोफेज आई तो प्रोफेज ने इस मटेरियल को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके 46 गुणसूत्र और बना लिए, तो टोटल गुणसूत्र कितने होंगे 92, 92। ठीक है, फिर इसके बाद अवस्था आएगी मेटाफेज, उसके बाद आएगी एनाफेज। इन सब अवस्थाओं के अंदर फिर क्या किया जाएगा, गुणसूत्रों को पहले तो जोड़ दिया और फिर जो टोटल 46 के डबल गुणसूत्र थे, 46 जोड़ी गुणसूत्र थे, 92 थे, उनको फिर आधा आधा तोड़ा जाएगा, तो 46 गुणसूत्र इधर आ जाएंगे, 46 गुणसूत्र इधर आ जाएंगे। फिर कोशिका को बीच में से तोड़ दिया जाएगा, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगी। एनाफेज के बाद लास्ट में आता है टीलोफेज। विभाजन की ये जो 4 अवस्थाएं होती है, इनके अंदर तो केंद्रक विभाजित होगा, केंद्रक का विभाजन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और फिर जो ये एक अवस्था बचेगी, इसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और इसको क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था कि जो केंद्रक का विभाजन होता है उसको क्या जाता है, कैरियोकाइनेसिस, और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ये कैसे होता है मैं वापस आपको बताती हूँ एक बार, कि केंद्र का विभाजन कैसे किया जाएगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन क्यों किया जाएगा। इन जो ये आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज वाली अवस्था, इनको हम पूरा विस्तार से पढ़ने वाले, लेकिन मैं एक आपके दिमाग में पहले एक बेसिक आइडिया बनाना चाहती हूँ, तो आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंदर क्या होता है, किस प्रकार होता है। फिर हम उस जो विधि है उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं चले कि केंद्र कहाँ है, संरचना क्या है, क्या हो रहा है, तो आपको ये कोशिका विभाजन समझ में भी नहीं आएगा। देखिए हमारे पास ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक। अब इस केंद्र के अंदर मान लो 46 गुणसूत्र है, ये हो गया बाहर कोशिका द्रव्य, अंदर हो गया केंद्रक द्रव्य। अब हमें क्या करना है, इस कोशिका से 2 कोशिका बनानी, यानी हम समसूत्री विभाजन करेंगे तो एक कोशिका से 2 ही बनेगी। अब हमें समसूत्री विभाजन करना है, तो हमें इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनानी है, 2 बनानी है, और उन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखनी है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर की। समसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। यानी समसूत्री विभाजन में ये एक कोशिका है, इससे आप कितनी कोशिका बनाओगे, 2 बनाओगे, और यहाँ पर 46 गुणसूत्र है तो इनमें भी 46 होने चाहिए। अब ये कोशिका अगर सीधे विभाजन कर लेगी तो फिर आगे इससे जो 2 कोशिका बनेगी ना, उनको ये 46 गुणसूत्र नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि 46 ही है इसके पास टोटल। अगर ये एक कोई 46 दे देगी फिर दूसरी को क्या देगी, तो इसके लिए ये क्या करेगी, पहले जो अपने अंदर 46 गुणसूत्र है ना, इसके और गुणसूत्र बनाएगी अंदर, और इसको 46 गुणसूत्र बनाने पड़ेंगे। अब ये कैसे बनाएगी 46 गुणसूत्रों को, तो आपको पता है कि जो गुणसूत्र होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो कोशिका को पता है कि अगर मेरे पास ये तीनों चीजें आ जाए तो मैं गुणसूत्र बना सकती हूँ। तो फिर कोशिका क्या करेगी, अपने अंदर इन पदार्थों का निर्माण करना स्टार्ट कर देगी। मैंने आपको ये अवस्था बताई थी ना, ये एक चक्र जैसी हमने संरचना पढ़ी थी, जिसके अंदर इतने वाले भाग के अंदर कोशिका का क्या है,
विभाजन की तैयारी हो रही है, जिसमें G1, S और G2। ये अवस्था तीनों पहले चलेगी केंद्रक में, यानी केंद्रक में यहाँ से तीनों प्रोसेस चलने के बाद ये तीन चीजें बना ली जाएगी। ठीक है, तो ये होगी अंतरावस्था, यानी विभाजन की तैयारियां हो गई पूरी। जैसे अंतरावस्था हुई तो इस कोशिका में गुणसूत्र 46 है और 46 गुणसूत्रों के साथ ही क्या है, ये पदार्थ पड़ा हुआ है। अभी इनसे गुणसूत्र बना नहीं है, अभी क्या बड़ा हुआ है, गुणसूत्र बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ चाहिए वो पड़ा है। जैसे आपको रोटियां बनानी है तो आपको पता है अगर मेरे को रोटी बनानी है मेरे पास आटा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तो आप क्या रखोगे, यहाँ पर आपने लाकर रख दिया सामान। फिर ये हो गई विभाजन की तैयारियां। ठीक है, अब विभाजन स्टार्ट होगा तो क्या किया जाएगा, विभाजन स्टार्ट होते ही इसमें सबसे पहले जो अवस्था होगी उसको बोलेंगे प्रोफेज। इस अवस्था के अंदर क्या किया जाएगा, इस कोशिका के अंदर इन पदार्थों को मिलाकर गुणसूत्र बना लिए जाएंगे। प्रोफेज अवस्था जैसे ही आएगी, यहाँ से विभाजन शुरू हो गया। यहाँ तक तो क्या थी, अंतरावस्था, जिसमें विभाजन की तैयारियां की गई थी। और इसमें फिर प्रोफेज के अंदर जैसे ही जाएगी तो गुणसूत्र क्या है, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पदार्थ पड़ा था यहाँ पर इससे मिलकर गुणसूत्र बन गए, तो यहाँ पर टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 46 92। ठीक है, फिर ये गुणसूत्र इस प्रकार पड़े हुए, उलझे हुए पड़े हुए, इधर कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है। फिर जो अगली अवस्था होगी इसके अंदर क्या होगा, इन गुणसूत्रों को जोड़ा जाएगा और फिर वापस इनको बीच में से तोड़ा जाएगा, जिससे 46 गुणसूत्र को इधर हो जाएंगे और 46 गुणसूत्र इधर आ जाएंगे। अब ये कोशिका का क्या है, केंद्रक यहाँ पर है वो जो विलुप्त हो गया है। अब ये गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में बिखर गए हैं। 46 गुणसूत्र इधर पड़े हुए हैं, 46 इधर पड़े हुए, यानी जब तक तैयारियां चल रही थी कोशिका में केंद्रक था। जैसे ही प्रोफेज हुआ तो केंद्रक विलुप्त होना प्रारंभ कर देगा, ये यहाँ से केंद्रक टूटना शुरू कर देगा। इसके अंदर केंद्रक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रहेगा। अब जैसे ही केंद्रक टूट गया तो गुणसूत्र क्या है, बिखर जाएंगे और बिखर कर भी आगे वाली अवस्था में आधे आधे हो जाएंगे, 46 इधर आ जाएंगे, 46 इधर आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, देखिए आपको अब दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट अवस्था आएगी विभाजन की उसको बोलते हैं टीलोफेज। इसके अंदर वापस जो केंद्रक झिल्ली है ना बन जाएगी। इन 46 गुणसूत्रों के बाहर केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, इनके बाहर भी केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, यानी केंद्रक का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो एक कोशिका जिसके अंदर केंद्रक है दो उपस्थित है तो इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का विभाजन होना। यहाँ मैंने आपको विभाजन की चारों अवस्था नहीं बताई, यहाँ मैंने पहले प्रोफेज बता दिया, फिर सीधी लास्ट वाली मैंने आपको बता दी टीलोफेज। बीच में मेटाफेज और एनाफेज आएगी जो गुणसूत्रों को जोड़ेगी और फिर वापस तोड़कर लास्टवीं अवस्था ये आ जाएगी। तो अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं समझा रही हूँ, आगे इनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कोशिका के केंद्र का विभाजन हो गया। देखिए ये केंद्र इधर आ गया, ये केंद्र इधर आ गया, यानी इस केंद्र को तोड़कर दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ पर ये केंद्रक बंट गया, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब देखिए हमारी कोशिका दो भागों में बंटने के लिए तैयार है, क्योंकि गुणसूत्र यहाँ 46 थे तो यहाँ पर 46 के दो जोड़े बन गए, दो केंद्रक बन गए कोशिका में और दोनों में 46 गुणसूत्र उपस्थित है। तो अब हमारा काम क्या है, हम इस कोशिका द्रव्य को बांटेंगे। तो अगले प्रोसेस में क्या किया जाता है, कोशिका द्रव्य को बांट दिया जाता है। ये केंद्रक इधर जिसमें 46 गुणसूत्र, इसमें भी 46। अब इस कोशिका द्रव्य को बीच में से बांट देंगे, इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो आगे वाली संरचना में हमें, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि आगे वाली कोशिका में क्या होगा, कोशिका द्रव्य को बांट दिया जाएगा। ये इधर केंद्रक 46 वाला, इधर भी 46 वाला, अब बीच में कोशिका द्रव्य को बांट दिया जाएगा। और इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। पूरा प्रोसेस समझ में आया आपको। सबसे पहले कोशिका को हमें दो भागों में बांटना है तो हमें उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए हम गुणसूत्र बनाने वाले पदार्थों का निर्माण करेंगे। जिस अवस्था में इन पदार्थों का निर्माण किया जाता है, तैयारियां किया जाती है, उसको बोलेंगे अंतरावस्था। अब गुणसूत्र को बनाने के लिए नए पदार्थ बन गए तो फिर इन पदार्थों को जोड़कर गुणसूत्र बनाना स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ से कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाएगा।
कोशिका विभाजन की सबसे पहली अवस्था होती है प्रोफेज, या इसको पूर्व अवस्था बोलते हैं। इसमें इन पदार्थों को जोड़कर गुणसूत्र बना लिए गए हैं। फिर आगे वाली अवस्था आएगी मेटाफेज, जिसमें गुणसूत्रों को जोड़ दिया गया है। तीसरी आएगी एनाफेज, जिसमें गुणसूत्रों को तोड़कर अलग कर दिया गया। और लास्ट में आएगी टीलोफेज, जिसमें जो यहाँ पर प्रोफेज में केंद्र की झिल्ली टूट गई थी वो वापस बन जाएगी और आधे आधे गुणसूत्र बंटे हुए होंगे। तो ये हो गया केंद्रक का विभाजन। और फिर हमें एक कोशिका से दो कोशिका बनानी है, तो हम इस कोशिका द्रव्य को भी बांट देंगे और एक कोशिका से फिर कितनी बन जाएगी, दो कोशिका बन गई। इस कोशिका में भी 46 गुणसूत्र, इसमें भी 46 गुणसूत्र, दोनों के अंदर केंद्रक उपस्थित। ठीक है, तो अब हम इनको पढ़ते हैं आगे विस्तार से। देखिए, ये आपके सामने समसूत्र विभाजन की सारी अवस्थाएं। सबसे पहले अंतरावस्था, इसके अंदर क्या किया जाता है, विभाजन की तैयारियां की जाती है और तैयारियां पूरी हो गई है। गुणसूत्र को बनाने के लिए आपके पास पूरे मटेरियल उपस्थित है। फिर आगे वाली अवस्था आएगी, तो सबसे पहले मैं आपको अवस्था बताती हूँ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, आपको देख रही है कोशिका दिख रही है। कोशिका के अंदर ये है केंद्रक झिल्ली, जो लगभग टूटना विलुप्त हो गई है। केंद्रक झिल्ली है वो धीरे धीरे नष्ट होना विलुप्त हो गई है। और प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, दो तारककाय पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था तारककाय संरचना होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। एक तारककाय इधर होगा, एक तारककाय इधर होगा। पहले हमारी कोशिका में एक ही तारककाय था, लेकिन फिर इसकी फोटोकॉपी की गई। कब की गई थी, पिछली क्लास में आपने देखना, मैंने आपको बताया था S2S अवस्था के अंदर केंद्रक के अंदर तो होता है डीएनए का प्रतिकृति, यानी डीएनए की फोटोकॉपी बनती है। और उसी समय कोशिका द्रव्य में किसकी फोटोकॉपी बनती है, तारककाय की। यानी केंद्र के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसी टाइम कोशिका द्रव्य के अंदर तारककाय का डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रियोल का। यानी इसमें एक तारककाय से दो तारककाय बन जाएंगे और उसी टाइम केंद्र के अंदर डीएनए की क्या बन जाएगी, फोटोकॉपी। अगर हमारे पास सिर्फ एक तारककाय होता तो हम इन गुणसूत्रों को तोड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं तोड़ पाते, ये आगे आपको समझ में आएगा। तो ये है आपकी प्रोफेज अवस्था। अब प्रोफेज अवस्था में क्या होगा, ये आपकी अंतिम प्रोफेज अवस्था बताएगी। प्रारंभिक जो प्रोफेज होगी ना, उसके अंदर क्या होगा कि कोशिका के अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से बना हुआ है, केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से बनी हुई है। इसके अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसके अंदर गोल्जिकाय है, इसमें लाइसोसोम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर गुणसूत्र बनाने वाले पदार्थ है। ये है प्रारंभिक प्रोफेज या प्रारंभिक पूर्वावस्था, प्रारंभिक प्रोफेज। लेकिन जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगी वो इस प्रकार की हो जाएगी। अब आपको देखिए, इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, ना गोल्जिकाय है, ना लाइसोसोम है, ना अंतःप्रद्रवी जालिका है। यानी कोशिका के सारे अंग विलुप्त हो गए हैं प्रोफेज अवस्था में। और जो कोशिका का तारककाय है वो डबल हो गए हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ उपस्थित है। और जो केंद्रक झिल्ली है वो देखिए आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ये क्या कर रही है, टूट रही है। तो प्रोफेज अवस्था के लक्षण क्या है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त। दूसरा पॉइंट, कोशिका के सभी कोशिकांग, कोशिका के सभी कोशिकांग लगभग विलुप्त हो जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, वो सब के सब क्या है, विलुप्त हो जाते हैं। और कोशिका जो गुणसूत्र है वो संघनित हो जाते हैं, यानी गुणसूत्र बनाने के लिए जो पदार्थ था ना वो मिलकर गुणसूत्रों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। यानी गुणसूत्र संघनित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आपके थी मेटाफेज अवस्था। देखिए, इसके अंदर गुणसूत्र बन गए हैं, जो गुणसूत्र मटेरियल था इससे गुणसूत्र बन गए हैं। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, कोशिका के सारे कोशिकांग विलुप्त हो गए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। फिर इसके बाद आती है अगली अवस्था, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, देखिए
जो गुण सूत्र है ना उनसे क्या जुड़ गए है, तरकु तंतु। यानी ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना, ये वाला भाग मैंने आपको क्या बताया था, तारक काय बताया था। देखिए ये वाला भाग तारक काय, अभी तो ये तारक काय से फ्री पड़े, लेकिन मेटाफेज में जाते इन तारक काय से कुछ तार निकलेंगे और तार निकलकर इन एक तार इस गुणसूत्र के इधर से जुड़ेगा, दूसरा तार इधर से जुड़ेगा। इसी प्रकार इस गुणसूत्र के एक वाले भाग से इधर वाला तारक काय का तार जुड़ेगा और इधर वाले भाग से इस वाले तारक काय का तार जुड़ेगा, जिससे क्या होगा कि दोनों बराबर खिंचाव करेंगे और गुणसूत्र को बीच में से तोड़ देंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले से 46 गुणसूत्र थे, नए 46 गुणसूत्र थे, उनको अलग रखो और बांट दो, ऐसा नहीं हो सकता। गुणसूत्रों को पहले तो पूरा मिक्स किया जाएगा और फिर उनको आधा आधा बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तारक काय फ्री पड़े, अभी इनमें से कुछ तार नहीं निकले हैं, आगे तार निकलेंगे, उनको बोलेंगे तरकु तंतु। यानी मेटाफेज अवस्था में क्या होगा कि ये केंद्रक झिल्ली तो बिल्कुल विलुप्त हो गई है। देखिए इसमें केंद्रक झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये कोशिका है, कोशिका झिल्ली है। लेकिन आगे वाले डायग्राम आप देखोगे कि ये गुणसूत्र आपको बिल्कुल बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अंदर कोई झिल्ली है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर सीधे ही आपको कोशिका झिल्ली दिख रही है, केंद्रक विलुप्त हो गया है पूरा ही, तो गुणसूत्र पूरी कोशिका में फैल गए हैं। अब कैसे होगा, ये कोशिका झिल्ली है, यहाँ पर केंद्रक झिल्ली तो विलुप्त हो गई है, तो गुणसूत्र इस प्रकार हो जाएगा। ये गुणसूत्र यहाँ पर पड़ा है, ये यहाँ पर पड़ा है, ये यहाँ पर पड़ा है, ये गुणसूत्र यहाँ पड़ा है, और दोनों तारक काय है ना, इनसे तार निकलेंगे। इस तारक काय से निकलेगा एक तार जो इस गुणसूत्र के यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से निकलेगा इस गुणसूत्र के यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से निकलकर इस गुणसूत्र के यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ से निकलकर यहाँ से। फिर उसी प्रकार दूसरे जो ध्रुव वाले तारक काय है उससे भी तार निकलेंगे और विपरीत सिरे से जुड़ेंगे। यानी एक गुणसूत्र से दोनों तारक काय के तार जुड़ेंगे। ये जुड़ गया, ये प्रारंभिक मेटाफेज है। प्रारंभिक मेटाफेज यानी शुरुआत में मेटाफेज में ऐसा होता है, प्रारंभिक मेटाफेज है, यानी तरकु तंतु निकलना बन गए हैं तारक काय से तंतु, ये तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इनको। अब क्या होगा कि दोनों तरफ के जो तार हैं उनमें खिंचाव होगा, खिंचाव होने से क्या होगा, गुणसूत्रों को बिल्कुल बीच में लाया जाएगा। कोई इधर ज्यादा है तो इधर वाला तार ज्यादा खींचेगा, अगर कोई गुणसूत्र इधर ज्यादा है तो उसको इधर वाला तार खींचेगा। कोई यहाँ नाचे कोई यहाँ नाचे, लेकिन उनको पकड़ कर बीच में लेके आओ सभी को। तो देखिए मेटाफेज के लास्ट में सभी को पकड़ पकड़ के पीट पीट कर बीच में ले आए सीधे। यानी पहले कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, लेकिन अगर कोई ज्यादा यहाँ था तो इधर वाले तार ने ज्यादा खींचा, अगर कोई यहाँ ज्यादा था तो इधर वाले तार ने खींचा, और सभी को मार पीट कर सभी को बीच में ले आए और एक प्लेट जैसी संरचना बन गई। और उस संरचना को क्या बोला जाता है, मेटाफेजिक प्लेट। और ये जो संरचना है ये क्या है, तारक काय। तारक काय से निकलते हैं तारक काय तंतु, स्पिंडल फाइबर, या इनको कहा जाता है तारक तंतु, या इनको कहा जाता है तरकु तंतु। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये इधर उधर बिखरे हुए थे, फिर दोनों तारों में बराबर खिंचाव आया, जिससे क्या हो गया, बीच में आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। सभी को इस लाइन पे लाना है बीच में, और ये यहाँ पर बीच में आ गए। तो ध्यान रखना मेटाफेज अवस्था में कौन सी प्लेट बनती है, मेटाफेजिक प्लेट बनती है, यानी गुणसूत्र सभी बीच वाले स्थान पर होंगे और इसमें गुणसूत्र आपको बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको गुणसूत्रों का अध्ययन करना है तो आपको किस अवस्था में करना पड़ेगा, मेटाफेज के अंदर। तो इसके कुछ पॉइंट ध्यान रखना, मेटाफेज के गुणसूत्र मध्य बिंदु पर आकर स्थित रहते हैं। मध्य बिंदु, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। मध्य बिंदु पर स्थित, जिससे कौन सी प्लेट बनेगी, मेटाफेजिक प्लेट। जिससे किस प्लेट का निर्माण होगा, मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। ठीक है, और अगर गुणसूत्रों का अध्ययन करना है तो किस अवस्था में करोगे आप, मेटाफेज अवस्था में। गुणसूत्रों का अध्ययन इसी अवस्था में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके थी मेटाफेज वाली अवस्था।
प्रीवियस वाले डायग्राम में आप देख लीजिए, ये प्रोफेज थी जिसमें गुणसूत्र अलग अलग बिखरे हुए थे, फिर इनसे तंतु बने और तंतुओं ने खिंचाव करके इसको बिल्कुल बीच में ला दिया, यानी क्या बन गई, मेटाफेजिक प्लेट। अब क्या होगा, ये इधर वाला गुणसूत्र वाला तंतु इसको इधर खींचेगा, इधर वाला जबरदस्ती इधर खींचेगा, तो फाइनली परिणाम क्या होगा, ये गुणसूत्र बीच में से टूट जाएगा। यानी एक जो ये ऐसा गुणसूत्र होता है जिसमें दो अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं, तर्कु तंतु, दो क्रोमेटिड पाई जाती है, तो इधर भी खिंचाव ज्यादा होगा और इधर भी खिंचाव ज्यादा होगा, तो ये बीच में से गुणसूत्र है वो टूट जाएगा और टूटने से आधा आधा बढ़ जाएगा। मान लो ये टोटल जो 92 गुणसूत्र थे, इन सभी को यहाँ पर क्या किया था, मेटाफेजिक प्लेट में ले आए थे, फिर इनको तोड़ा तो जो 46 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे और 46 इधर, यानी यहाँ पर ये अलग क्या हुई है, क्रोमेटिड अलग हुई है, अर्ध गुणसूत्र अलग हुई है। यहाँ पर अगर ये जुड़े हुए रहेंगे तो हम इनको बोलेंगे ये एक अर्ध गुणसूत्र है, ये एक अर्ध गुणसूत्र है, लेकिन अब ये जब अलग हो गया तो हम इसको अर्ध गुणसूत्र नहीं, हम इनको क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। ये एक गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र, यानी एक गुणसूत्र से कितने गुणसूत्र बन गए, 2 बन गए। ठीक है, तो ये आपके थी मेटाफेज। फिर एनाफेज में क्या होगा, दोनों तरफ तंतुओं में तनाव होगा और तनाव होने से क्या होगा, गुणसूत्र बीच में से टूट जाएंगे। यानी ये तंतु इधर की ओर तो इसको खींचेगा और ये तंतु इधर की ओर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर, ये इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये इधर, और ये जिससे क्या होगा, ये बीच में से गुणसूत्र है वो टूट जाएगा। देखिए नेक्स्ट अवस्था में ये गुणसूत्र बीच में से टूट गए और अब ये एक गुणसूत्र कहलाएगा। पहले ये क्रोमेटिड कहलाती थी, लेकिन अभी इसको हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। आधे आधे गुणसूत्र बंट गए हैं। अब देखिए ये जो एनाफेज अवस्था है इसमें गुणसूत्र टूट कर जा रहे हैं, तो ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, गुणसूत्र बिंदु कहलाता है, गुणसूत्र बिंदु। इसमें आपके क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब एनाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये क्या कहलाता है, ध्रुव। एक ये ध्रुव है और एक इधर वाला भाग सिरा भी क्या कहलाता है, ध्रुव। ये गुणसूत्र इस सिरे की ओर आएंगे, ये वाले इस सिरे की ओर आएंगे। तो आपको पूछा जाता है कि जब एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उनके गुणसूत्र बिंदु किधर होंगे और भुजा किधर होगी, ये होती है भुजा। ये दोनों भुजा है और ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु। तो ध्यान रखना आप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एनाफेज अवस्था में जब गुणसूत्रों का विभाजन होता है वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो उनके गुणसूत्र बिंदु होंगे, उनका मुंह ध्रुवों की तरफ होगा और भुजा रहेगी पीछे की तरफ। इसमें भी गुणसूत्र बिंदु का मुंह ध्रुवों की तरफ और भुजा रहेगी पीछे। तो ये आपके है एनाफेज अवस्था। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं, गुणसूत्रों का ध्रुवों की तरफ गमन जिसमें क्या होगा, गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु है वो गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की तरफ रहेंगे, जबकि जो गुणसूत्रों की भुजा है वो पीछे की तरफ रहेगी। ठीक है, ये अवस्था है एनाफेज। देखिए इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये गुणसूत्र आधे इधर चले जाएंगे और आधे गुणसूत्र इधर चले जाएंगे। अब क्या हो गया, ये स्पिंडल फाइबर वापस विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या था, गुणसूत्रों को अलग करना। तो एक ये पार्ट बन गया गुणसूत्र का, एक वाला ये पार्ट बन गया। अब स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं है। तो जो अगली अवस्था आएगी टीलोफेज, इसके अंदर गुणसूत्र की जो ये तर्कु तंतु होते हैं जो तारक काय से निकले हुए, ये क्या है, विलुप्त हो गए। तो देखिए अब जैसे ही गुणसूत्र यहाँ पर पहुंचे तो इन गुणसूत्रों के बाहर एक केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, इसके बाहर भी एक केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, यानी एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन गए। ये पूरा केंद्रक बन गया है और ये भी केंद्रक बन गया है। और इस केंद्रक के बाहर वापस अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिका, राइबोसोम, लाइसोसोम सब बन जाएंगे, इसमें भी सब बन जाएंगे। तो अब कोशिका 2 भागों में बंट गई है, जिसमें 2 केंद्रक हो गए। अब हम बीच में से आगे वाली अवस्था में क्या करेंगे, इस कोशिका द्रव्य को तोड़ देंगे, तो जिससे आगे आपके 2 कोशिका प्राप्त हो जाएगी।
तो देखिए लास्ट वाली अवस्था है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर देखिए गुणसूत्र, ये जो तारक है वो वापस शुरुआत वाली अवस्था में आ गए हैं, इनके जो तरकु तंतु विलुप्त हो गई, ये केंद्रक झिल्ली वापस बन गई है। देखिए ये केंद्रक झिल्ली वापस बन गई है और इस पर अब धीरे धीरे क्या बन जाएगी, अंतःप्रद्रवी जालिका बन जाएगी, गोल्जिकाएं बन जाएगी, राइबोसोम बन जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगी, सब संरचनाएं बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस बीच में से कोशिका द्रव्य को तोड़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया केंद्रक विभाजन पूरा, चारों अवस्थाओं में केंद्रक विभाजन पूरा हुआ है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यानी केंद्रक दो भागों में बंट गया है। और आगे हम जो कोशिका द्रव्य का विभाजन कर देंगे उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कैरियोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टीलोफेज की अवस्था में क्या पॉइंट ध्यान रखना आपको, केंद्रक का विभाजन हो जाता है, गुणसूत्र संघनित हो जाएंगे वापस, केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है, तो ये आपके कौन सा विभाजन पूरा हो गया, केंद्रक विभाजन। तो यहाँ तक आज हमने स्टूडेंट्स पढ़ा समसूत्री विभाजन को, जिसमें मैंने देखा था सबसे पहले हमने अंतरावस्था को पिछली क्लास में पढ़ दिया था। फिर मैंने आपको बताया कि इस कोशिका में केंद्र का विभाजन करने में 4 अवस्थाएं होगी। सबसे पहली अवस्था होती है प्रोफेज, जिसमें गुणसूत्रों का निर्माण किया जाएगा, गुणसूत्रों को संघनित किया जाएगा और उसके पश्चात केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी। फिर मेटाफेज के अंदर यहाँ तरकु तंतु बनेंगे जो गुणसूत्रों को बीच में लेकर आएंगे एक पूरी सीधी प्लेट के रूप में। तीसरी अवस्था आएगी एनाफेज, जिसके अंदर गुणसूत्रों को तोड़कर अलग अलग किया जाएगा। और सबसे लास्ट में चौथी अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों का अलग अलग खंड हो गया है, फिर वापस केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, यानी 2 केंद्रक वापस बन गए। अब एक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक उपस्थित है, तो अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा काम रहेगा, उसके कोशिका द्रव्य को आप बांट दो तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी, 2 कोशिका बन जाएगी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान बनी रहेगी। तो कोशिका द्रव्य विभाजन जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में अलग अलग प्रकार से होता है, वो कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक ही थी स्टूडेंट्स हमारी क्लास। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।